हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मानव जनन के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन और इसके अलावा गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हम देख चुके हैं। इस पार्ट में 4th पार्ट में 12th क्लास के बायोलॉजी के मानव जनन नामक चैप्टर के 4th पार्ट में हम पढ़ेंगे अंडाणु और शुक्राणु की संरचना। अब पहले अंडाणु और शुक्राणु है क्या, पिछली वीडियो में आप देख चुके हो। गेमेट है दोनों, कहाँ बनते हैं? गोनेट्स के अंदर, नर गोनेट के अंदर शुक्राणु और मादा गोनेट के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अब इनकी संरचना, इनके प्रकार के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले पहले अंडाणु का बना है चित्र, इसलिए हम अंडाणु की संरचना समझेंगे, फिर शुक्राणु की संरचना समझेंगे। तो अंडाणु या ओवम, अंडाणु या ओवम जो है फीमेल गेमेट है, जो कि ओवरी के अंदर निर्मित होता है। ओवरी के अंदर फॉलिकल में विकसित होता है। कौन से वाले फॉलिकल में? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर विकसित होने वाला रचना है अंडाणु या ओवम। जो एक सामान्य मनुष्य के अंदर इसका व्यास जो होता है वो 0.1 μm होता है। गोलाकार रचना होती है, अचल रचना होती है। इसकी संरचना में जो है 4-5 शब्द याद रखना आपने को। 4-5 शब्दों में सबसे पहला शब्द है सबसे बाहर का स्तर, जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। सबसे बाहर का जो फॉलिकल सेल, अवशेषी फॉलिकल कोशिकाएं या पुटिका कोशिका, मृत पुटिका कोशिकाओं का सबसे बाहर का स्तर क्या कहलाता है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ऊपर जो है एक और स्तर है, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इस स्तर की कोशिका अनियमित आकार की होती है और यह वाला स्तर जो है 2-3 स्तरीय होता है। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर एक द्रव भरा जाता है। इस द्रव को साइटोप्लाज्म, हर कोशिका के द्रव को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं, पर ये ओवम का द्रव है, इसलिए इसको नाम दिया क्या? ऊप्लाज्म। इसके अंदर एक विकसित और स्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस स्थित होता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य मनुष्य की अंडाणु की संरचना देखें तो अंडाणु की संरचना में 5-6 नामों को आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके अंडाणु में याद रखना कि मनुष्य के अंडाणु में योग का अभाव होता है। अब योग क्या होता है? वह भाग, अंडे का वह भाग जिसको खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? योग कहते हैं। जो हम मुर्गी के अंडे की बात करें तो मुर्गी के अंडे में योग जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसके अंडे का आमलेट बनता है। इंसान के अंडे का आमलेट नहीं बन सकता इसलिए, क्योंकि उसमें योग नहीं होता है। ठीक है, तो अंडाणु की संरचना या ओवम की स्ट्रक्चर गोलाकार अचल रचना है, 0.1 μm रचना है। ठीक है, अंडाणु के मध्य में एक द्रव भरा होता है, जिसको ऊप्लाज्म कहते हैं। स्पष्ट और बड़ा केंद्रक पाया जाता है। इसके चारों ओर झिल्लियाँ पाई जाती है, 2 झिल्लियाँ हैं। सबसे अंदर की झिल्ली का नाम है जोना पेलुसिडा। 2-3 स्तर अनियमित आकार की कोशिकाओं का स्तर है। उसके बाहर का स्तर कोरोना रेडिएटा, ये फॉलिकल सेल के मृत कोशिकाओं का बना हुआ स्तर है। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ये फर्टिलाइजेशन के समय ये दोनों स्तर जो हैं वो फट जाते हैं, जिससे कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु का केंद्रक अंदर जा कर के फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर सके। अब जो हमने अंडाणु की संरचना देखी है, तो अब अंडाणु की संरचना के बाद हम देखते हैं अंडाणु के प्रकार। 2 आधार पर अंडाणु के प्रकार देखेंगे। एक तो योग की मात्रा के आधार पर, किसकी? योग की मात्रा के आधार पर अंडाणु देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम योग की स्थिति के आधार पर, योग की स्थिति के आधार पर अंडाणु। तो पहले मात्रा के आधार पर देखें तो योग की मात्रा के आधार पर जो है अंडाणु 4 प्रकार के हैं। 1, 2, 3, 4, ये शुरू के 4 जो है योग की मात्रा के आधार पर है। सबसे पहला एलेसिथल अंडाणु, हिंदी में बोलते अपीतकीय अंडाणु। पीतक मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं योग को ही पीतक बोलते हैं। तो ऐसा अंडाणु जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? योग नहीं पाया जाता है, उसे अपीतकी या एलेसिथल अंडाणु कहा जाता है। पता है, अभी हाल ही बताया मैंने कि मनुष्य के अंडाणु में योग नहीं पाया जाता है, तो उदाहरण क्या दे देंगे हम इसका? मनुष्य के अंदर ये वाला अंडाणु पाया जाता है। फिर माइक्रोलेसिथल या सूक्ष्म पीतकी अंडाणु। ठीक है, सूक्ष्म पीतकी अंडाणु, नाम से स्पष्ट हो गया। ऐसा अंडाणु जिसके अंदर पीतक या योग की मात्रा अति अल्प होती है, उसे माइक्रोलेसिथल अंडाणु कहा जाता है। ट्यूनिकेट्स वर्ग के जीवों में इस प्रकार का अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, पहला एलेसिथल ये बना हुआ है, दूसरा वाला बताया माइक्रोलेसिथल, जिसमें योग तो है पर क्या है? कम मात्रा में योग है। ठीक है, अंडाणु के अंदर ये योग बना दिया, ये केंद्रक है। दूसरा मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल मतलब होता है सम
पीतकी अंडाणु। समपीतकी अंडाणु मतलब पीतक तो है पर कितनी मात्रा में, सम पीतकी मतलब ना तो ज़्यादा है बहुत ना कम है, सामान्य मात्रा में अगर योग है तो उसको क्या बोला जाएगा, समपीतकी अंडाणु। उभयचरी वर्ग के जीवों में और फेफड़ा मछली में इस प्रकार का अंडाणु पाया जाता है। फिर आता है मैक्रोलेसिथल ओवम या अंडाणु। मैक्रो मतलब होता है अतिपीतकी अंडाणु। अतिपीतकी अंडाणु ऐसा अंडाणु जिसके अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक होती है और केंद्रक जो है उसका परिधि की ओर रहता है और बीच में सबसे ज़्यादा काय की मात्रा होती है, योग की मात्रा। तो मैक्रोलेसिथल अतिपीतकी अंडाणु कहलाता है। पक्षी वर्ग में मुख्य रूप से ये वाला अंडाणु पाया जाता है। इसके अलावा सरीसृप, उभयचरी और जो है मुख्य रूप से पक्षी वर्ग में, सरीसृप और उभयचरी में भी ये अंडाणु पाया जाता है। तो ये चार हुए किस आधार पर, योग की मात्रा के आधार पर अंडाणु। अब योग की स्थिति के आधार पर पहले आइसोलेसिथल, पहला कौन सा है, आइसोलेसिथल अंडाणु। ये आइसोलेसिथल अंडाणु वास्तव में ये माइक्रोलेसिथल अंडाणु का ही प्रकार है। आइसोलेसिथल मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको समपीतकी अंडाणु। ऐसे अंडाणु जिसमें योग की मात्रा समान हो और सामान्य रूप से वितरित है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेसिथल अंडाणु, समपीतकी अंडाणु। ये किसमें, ट्यूनिकेट्स वर्ग के जीवों में पाया जाता है। फिर सेंट्रोलेसिथल अंडाणु, नाम से स्पष्ट हो गया, सेंट्रो मतलब मध्य में, पीतक कहाँ मौजूद होता है, बीच में मौजूद होता है, उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोलेसिथल अंडाणु। मतलब अंडाणु के अंदर योग की स्थिति क्या होती है, मध्य में होती है। उभयचरी वर्ग में, पक्षी वर्ग में और कीट वर्ग में ये वाला अंडाणु पाया जाता है। फिर आता है अगला और आखिरी टीलोलेसिथल अंडाणु। आखिरी वाला कौन सा, टीलोलेसिथल अंडाणु, परिधि पीतकी अंडाणु। ऐसा अंडाणु जिसके अंदर योग कहाँ होता है, परिधि की ओर स्थित होता है, उसे परिधि पीतकी अंडाणु, या यही अंडाणु जो है मीजोलेसिथल अंडाणु, मैक्रोलेसिथल अंडाणु ही है जो कि टीलोलेसिथल होता है, क्योंकि पक्षियों के अंदर यही वाला अंडाणु पाया जाता है। तो अभी हुआ है हमारा पहला गैमेट जिसका नाम है फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट में हमने ओवम की संरचना देखी और ओवम के प्रकार देख लिए। अब आता है दूसरा, शुक्राणु। मिटाने को मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर इतनी मेहनत से चित्र बनाया है तो बिना मिटाए समझा देता हूँ। शुक्राणु या स्पर्म की संरचना। तो शुक्राणु या स्पर्म जो है एक चम्मच के समान रचना है, लंबी पतली और चलनशील रचना होती है। अब शुक्राणु का निर्माण होता कहाँ है, पहले याद रखना है। शुक्राणु का निर्माण जो है टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु किसके साथ मिले रहते हैं, ध्यान रखना, वीर्य में पाए जाते हैं शुक्राणु। वीर्य, सीमेन आपको पता है क्या है, वीर्य प्लस सेमिनल फ्लूइड या शुक्र जनन नलिका के अंदर, शुक्र जनन नलिका के अंदर जो द्रव होता है उसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। इन दोनों के मिश्रण के अंदर मौजूद होता है कौन, शुक्राणु। चम्मच के आकार की रचना है, लंबी पतली रचना है और साइज में जो है 0.05 μm की होती है, मतलब अंडाणु से आकार में थोड़ी सी छोटी होती है ये वाली रचना, थोड़ी सी क्या ज़्यादा छोटी होती है। अब इसकी संख्या आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी कि लगभग 2 से 3 करोड़। अभी हाल ऋषिका को टेंशन हो जाएगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, 2 से 3 करोड़ या बोल सकते हैं कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते एक बार के स्खलन के फलस्वरूप। मतलब एक बार के स्खलन में 2 से 3 ml वीर्य के अंदर 2 से 3 करोड़ या 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। इन 200 से 300 मिलियन शुक्राणु में से 60% शुक्राणु जो होते हैं वो सामान्य संरचना वाले इसी टाइप के होते हैं, पर 40% शुक्राणु जो है जरूरत से ज़्यादा सक्रिय या एक्टिव होते हैं और ये 40% शुक्राणु ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और बेचारे इन आधे शुक्राणुओं का तो मर्डर हो जाता है रास्ते में वेजाइना के पास। जो एक मैंने बैक्टीरिया का नाम बताया था, पीयूष ने उसको यूट्यूब के बॉक्स में उत्तर भी लिखा था। अब बताएगी पायल इस बैक्टीरिया का नाम कि वो कौन सा बैक्टीरिया था जो कि शुक्राणुओं को भक्षण करने का काम करता है। तो वापस आ जाते हैं हम कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु की संरचना में जो है 4 भाग प्रमुख हैं। 4 भाग एक के बाद एक देखेंगे। चित्र मिटाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो इतना सुंदर बनाया है, सही है ना। इसके 4 भाग है। सबसे पहले भाग का नाम है हेड या सिर। सबसे ऊपर का भाग, ये वाला भाग हेड या सिर कहलाता है। इस हेड या सिर के अंदर एक स्पष्ट और बड़ा केंद्रक होता है। इस केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है।
इस केंद्रक के अंदर जो है मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन। इस शुक्राणु के शीर्ष पर ऊपर एक रचना पाई जाती है, विशिष्ट रचना, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्मित रचना है। कौन? एक्रोसोम। अब यह मत बोल देना कि सर आपने बोला गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनता है और लाइसोसोम से बनता है एक्रोसोम। तो गोल्जी बॉडी से निर्मित रचना है एक्रोसोम, जो कि शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाती है। और इसमें से एक एंजाइम का स्त्रावण होता है, जिसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है उसका कार्य क्या है? इस अंडाणु की झिल्ली को फाड़ने में मदद करना, पेनिट्रेशन में सहयोग करना, इस एक्रोसोम के अंदर से निकलने वाले एंजाइम का कार्य है। ठीक है। इस पूरे शुक्राणु के चारों ओर एक पतली सी परत पाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रिका है। ठीक है, केंद्रिका है। केंद्रिका के अलावा आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ऊपर का मुख्य भाग हो गया पहला भाग, जिसका नाम क्या है? हेड। हेड के बाद दूसरा भाग आता है, जिसको बोलते हैं नेक या गर्दन। हो सकता है पिछली बार नहीं बताई हो गर्दन। ये गर्दन भी एक महत्वपूर्ण भाग है। ये वाला भाग जो है गर्दन कहलाता है। इस गर्दन वाले भाग में दो रचनाएं पाई जाती हैं। एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये यहाँ की ओर स्थित होता है। एक डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि दूर की ओर स्थित होता है। अब इन दोनों सेंट्रियोल का काम क्या है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जो प्रॉक्सिमल समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, समीपस्थ या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल का काम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसका काम है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो फर्टिलाइजेशन के समय ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है इस अंडाणु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, अंडाणु द्वारा ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका केंद्रक, किसका? इस शुक्राणु का केंद्रक जो कि हेप्लाइड होता है और इसका केंद्रक जो कि हेप्लाइड होता है, हेप्लाइड के केंद्रक मिलकर के डिप्लाइड जायगोट बनाते हैं। और जब डिप्लाइड जायगोट बनता है तो उस जायगोट के विदलन की क्रिया के लिए, क्लीवेज की क्रिया के लिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्लीवेज होता है, विभाजन होता है, उसके लिए आवश्यक होता है कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। याद रखना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कार्य, फटाफट हिमांशी निगम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का कार्य लिख के भेज दो फटाफट बेटा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल समझ में आ गया। उसके बाद आता है डिस्टल सेंट्रियोल, डीसी। डिस्टल मतलब दूरस्थ सेंट्रियोल। ठीक है, तारक केंद्र हिंदी में बोलते हैं इसको, तारक केंद्र। तो डिस्टल सेंट्रियोल, इसका काम है कि इसके निचले भाग का निर्माण करना। ये याद रख लेना आप। निचले भाग का मतलब कि जो शुक्राणु है उसके मिडिल पीस और टेल वाले रीजन का निर्माण करना किसका काम है? डिस्टल सेंट्रियोल का। तो ये दोनों कहाँ मौजूद हुए? नेक के अंदर, गर्दन ग्रीवा के अंदर। तीसरा भाग आता है, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है मिडिल पीस कहलाता है, मध्य परत कहलाता है, मध्य स्तर कहलाता है, मिडिल पीस। इस मिडिल पीस के अंदर, इस मिडिल पीस के अंदर जो है एक्साइल फिलामेंट या अक्षी तंतु पाया जाता है। इस अक्षी तंतु के दोनों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल क्रम में, चक्री क्रम में जमा हुआ रहता है। इस पूरे एक्साइल फिलामेंट के चारों ओर चक्री क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया जमा रहता है। तो इस चक्री क्रम को बोलते हैं नेबेन कर्ण। याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में, वैसे 12th लेवल पे नहीं पूछा जाता है, बड़े स्तर का एक क्वेश्चन है कि जो एक्साइल फिलामेंट के चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया का शीथ है वो क्या कहलाती है? तो इस माइटोकॉन्ड्रियल शीथ को बोलते हैं नेबेन कर्ण शीथ। ऑब्जेक्टिव में याद रख लेना। ठीक है, बीच में एक्साइल फिलामेंट है, अक्षीय तंतु है, जिसके चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण है। इसके अलावा इस वाले भाग में जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस में जो ऊपर जो द्रव था, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है। अब एक और चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। सभी मत सुनना, जिसको सुनना है वो सुन लेना, क्योंकि बहुत कम लोगों के काम की चीज़ है कि ये जो इसके अंदर का कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य यहाँ पर आकर एक पतली सी परत का निर्माण करता है। इस परत को मेनचेट परत, मेनचेट लेयर कहते हैं। किसके द्वारा बनता है ये मेनचेट लेयर? इसके अंदर जो पाया जाने वाला द्रव्य है, जो शुक्राणु के अंदर भरा हुआ द्रव्य है, उस द्रव्य के द्वारा इस मिडिल पीस में एक पतली परत बनती है। उस पतली परत का नाम है मेनचेट लेयर। मैं बताना नहीं चाहता था पर याद आ गई इसलिए बता दी। ठीक है, उसके बाद आता है निचला और तीसरा और आखिरी भाग, जिसका नाम है टेल या पूंछ। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इस
मिडिल पीस के साथ साथ इस टेल वाले रीजन को क्या देने का काम करता है, एनर्जी, एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है, जिसके कारण ये शुक्राणु चलनशील होता है। आखिरी भाग का नाम है टेल या पूंछ। शुक्राणु का पिछला अंतिम भाग टेल पूंछ कहलाता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु चलन करता है। अपवाद याद रख लेना, एस्केरिस के अंदर, यह यहाँ लिखा हुआ है, एस्केरिस के अंदर टेल रहित, पूंछ रहित, टेल लेस शुक्राणु पाया जाता है। मतलब एस्केरिस के शुक्राणु में पूंछ नहीं पाई जाती, ये भी ऑब्जेक्टिव में याद रखना। और ये जो शुक्राणु हैं जब फर्टिलाइजेशन करता है तो इसका जो कैपेसिएशन या योग्यता वर्धन, याद रखना ये भी बात, ये नीट वाला क्वेश्चन है कैपेसिएशन। मैं क्या पता क्यों आजकल बहुत ज़्यादा गहराई में जाने लग गया हूँ। जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु का जो योग्यता वर्धन या कैपेसिएशन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना जो मादा जननांग है, मादा जनन मार्ग के अंदर जब ये पहुंच जाता है शुक्राणु, तो उस जगह पर पहुंचने के बाद इसकी योग्यता वर्धन मतलब अपने आप की कैपेसिटी को दर्शाने की क्षमता विकसित होती है मादा के जनन मार्ग के अंदर। जब तक ये वहाँ नहीं पहुँचता ये योग्य नहीं होता, और वहाँ पहुँचकर ये लायक होता है, इसमें कैपेसिएशन की क्षमता आ जाती, कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती क्रिया करने की। तो ये हुई है शुक्राणु की संरचना। उसके पहले अंडाणु की संरचना। कोई दिक्कत हो तो बताना, और पसंद आए तो करना तो है ही सही लाइक, और शेयर भी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि शेयरिंग की संख्या बढ़ नहीं रही है जैसी मेरी उम्मीद थी। 17 सितंबर से हमने ये यूट्यूब का चैनल चालू करा है, शायद आज 17, कल आज 17 ही है, एक महीना हो गया है। 750, 760, 65 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ये लाइव क्लास आसान से चालू हो जाएगी, ठीक है, ताकि तुम लाइव भी पढ़ पाओगे। तो कोशिश करो कि अपने फ्रेंड्स से और बाकी लोगों से कह करके सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी से जल्दी, और नहीं बढ़ते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, चल रहा है अपना बढ़िया काम। थैंक यू। स्पर्म और ओवम की संरचना के साथ साथ हम एक छोटे मोटे 2 टॉपिक और देख लेते हैं, ताकि वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए और आपके टॉपिक कवर भी होते जाएं, और अगली वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनाना पड़े, ठीक है। अगला टॉपिक है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया, शुक्राणु और अंडाणु के फ्यूज होने की क्रिया, या शुक्राणु और अंडाणु के संयुग्मित होने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की क्रिया जो है मादा जननांग का एक भाग है, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट, या अंडवाहिनी के दूसरे वाले भाग में होती है, ठीक है, अंडवाहिनी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में जो मेल गैमीट है, उस मेल गैमीट मतलब कि शुक्राणु का तो केवल केंद्रक और संपूर्ण अंडाणु का शरीर जो है इस क्रिया में भाग लेता है। इसका केवल केंद्रक अंदर जाकर के, केवल कौन, केंद्रक अंदर जाकर के फ्यूज हो जाता है, किसके साथ, इस अंडाणु के केंद्रक के साथ। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, बता चुका हूँ मैं, अंडवाहिनी के अंदर। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में अंतः प्रकार का निषेचन पाया जाता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पहले बता चुका हूँ मैं अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। तो अंतः निषेचन जीवों के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को अंतः निषेचन कहा जाता है, और अंतः निषेचन के बाद जो बना हुआ जायगोट है उसका विकास जो होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है। जो शुरू में ब्लास्टोसाइट या ब्लास्टोसिस्ट जो बनती है, या ब्लास्टोमियर जो कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, वो तो ओविडक्ट के अंदर बनता है, और फिर ओविडक्ट से आकर के स्थापित हो जाता है कहाँ, गर्भाशय के अंदर, और गर्भाशय के अंदर फिर बनता है जायगोट, जायगोट से भ्रूण, और भ्रूण से शिशु का विकास होता है। और ये सारी क्रिया कहाँ पर होती है, फीमेल के गर्भाशय के अंदर, ठीक है। और ये जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है, तो उस फर्टिलाइजेशन की क्रिया के अंदर जो है लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है संपूर्ण फर्टिलाइजेशन में, और संपूर्ण फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 7 दिनों के अंदर, फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिनों के अंदर जो है ये फर्टिलाइज जो जायगोट है वो स्थापित हो जाता है, रोपित हो जाता है, और भ्रूण में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये समय याद रखना, फर्टिलाइजेशन में कितना समय लगता है, 2 से ढाई घंटे का, और भ्रूण के स्थापित होने में कितना समय लगता है, लगभग फर्टिलाइजेशन के बाद 7 दिन का। इसके साथ ही मैं एक शुक्राणु को पढ़ाते समय बताना भूल चुका था कि शुक्राणु का जो जीवन काल होता है,
वो नर के शुक्राणु के, इंसान के अंदर बात कर रहे हैं, नर के शुक्राणु का जीवन काल अधिकतम 24 घंटे का होता है। 24 घंटे बाद इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगला छोटा सा एक शब्द याद रख लेना, रोपण, इम्प्लांटेशन। रोपण कब होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है तो वो जायगोट जो है गर्भाशय के अंदर आकर के एक निश्चित स्थान पर स्थापित हो जाता है। उसका स्थापित होना ही क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और रोपण के बाद अगली स्टेप आएगी भ्रूणी विकास। अब क्या पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम? भ्रूण का विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रकार होगा, उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। तो अभी हमने इस वीडियो में शुक्राणु की संरचना देखी, अंडाणु की संरचना और उसके प्रकार देखे, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखा, और आखिरी में भ्रूणी विकास और रोपण के बारे में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर बने हैं। ठीक है, थैंक यू।